हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो ये गणतंत्र दिवस स्पेशल वीडियो है, करंट अफेयर्स है। आपको टॉप 10 एमसीक्यू और पूरा डिटेल में मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भारत ने अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल उसको लॉन्च कर दिया है, दिखाया है, मतलब दुनिया के लिए सामने रखा है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करते हैं और पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। 26 जनवरी 2026 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? आंसर क्या होगा? 77वां ये गणतंत्र दिवस ये आयोजित किया गया था। और आपको पता ही है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसी तारीख को गणतंत्र हुआ था भारत, और पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। और 2026 में 77वां यानी 77th रिपब्लिक डे आयोजित किया गया। और मुख्य समारोह कहाँ पर हुआ? दिल्ली में कर्तव्य पथ पर, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहराया। तो 77वां जो गणतंत्र दिवस था, ये भारत के सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत, उसका भव्य प्रदर्शन भी यहाँ पर आयोजित किया गया था दिल्ली में। तो ये रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो ये सरकार का एक रूप है जहां पर जनता या उसके चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता संभालते हैं। एक गणतंत्र में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या अन्य जो राजनेता होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पर कोई राजा रानी नहीं होता है। आधुनिक गणतंत्र इसी विचार पर आधारित है कि संप्रभुता लोगों की है, और यह दिन भारत के द्वारा आधिकारिक तौर पर अपना संविधान अपनाने और इसे एक संप्रभु गणराज्य बनाने की वर्षगांठ का प्रतीक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह यानी 26 जनवरी 2026 की थीम क्या थी? क्या रही थीम? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा वंदे मातरम के 150 साल। अंग्रेजी में कहेंगे इसे 150th ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। जो वंदे मातरम के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने जो रचना की थी उसके 150 साल पूरे हो गए हैं। तो यही इस बार की थीम जो है ना वो रखी गई थी इस बार की। ठीक है। अच्छा, पिछली बार क्या थीम रही है? तो वो थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, 2025 की थीम थी। और इस बार की जो थीम है वो मेरे बगल में आप ये देख रहे हैं। ठीक है। तो इस बार जो है ना वो संस्कृति मंत्रालय है, उसके द्वारा वंदे मातरम पर आधारित झांकी भी निकाली गई थी। कर्तव्य पथ पर संस्कृति मंत्रालय का वंदे मातरम स्वतंत्रता का मंत्र, इस विषय पर ये झांकी थी। ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बात रही। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट कौन थे? कौन है, क्या नाम है उनका? दो लोग थे, उर्सुला वॉन डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा। ठीक है। तो ये दोनों जो मेरे बगल में फोटोग्राफ देख रहे हैं, बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, और इस तरफ उर्सुला है और इस तरफ एंटोनियो है। उर्सुला कौन है? उर्सुला जो है ना वो यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय यूनियन के जो यूरोपीय कमीशन है, मतलब एक यूरोपीय यूनियन है, उसके दो हिस्से हैं। एक है यूरोपीय कमीशन, यानी हिंदी में कहेंगे यूरोपीय आयोग। तो उसकी अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लियन। ठीक है। और एक और है यूरोपीय परिषद, अंग्रेजी में कहेंगे यूरोपियन काउंसिल। उसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। तो ये दोनों भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के चीफ गेस्ट रहे हैं। और ये चयन कई मतलब कारणों से ये तय होता है, जैसे रणनीतिक, कूटनीतिक, व्यावसायिक हित और इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति है उसको देखते हुए ये तय किया जाता है। तो दोनों के फोटोग्राफ भी देख सकते हैं आप। तो क्या है ये यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय कमीशन? दोनों दो चीजें हैं। देखिए, ये तो मैप देख रहे हैं यूरोप का, उसमें जो कलरफुल है खासतौर पर जो डार्क कलर है, ये और ये नहीं। ठीक है। तो वो सब जो है यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स हैं। 27 देश हैं इसके यूरोपीय यूनियन के। और इसके इसमें दो हिस्से होते हैं, एक यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिल। ठीक है। तो ये दो प्रमुख चीज़ें हैं। और यूरोपीय जो कमीशन है वो यूरोपीय यूनियन का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जबकि यूरोपीय काउंसिल जो है ना वो रणनीतिक नेतृत्व को प्रदान करता है पूरे यूरोप के मामले पे, यूरोपीय यूनियन के मामले के। ठीक है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। अच्छा, जब इतनी बात कर ली है तो हम लोग देख लेते हैं जो अब तक है पिछले कुछ सालों में, 8-9 सालों में जो चीफ गेस्ट थे वो कौन कौन थे। तो 2026 का तो आपको पता ही है, उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा।
ठीक है। 2025 में कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। 2024 में कौन थे चीफ गेस्ट? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। 2023 में मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी। 2021-22 में कोई नहीं था, वजह थी कोविड-19 की महामारी। इसके बाद फिर इसके पहले 2020 में ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आए थे। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। 2018 में सभी 10 आसियान देशों के लीडर्स थे। 2017 में यूएई से प्रतिनिधि आए थे। 2016 में फ्रांस के उस वक्त के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद थे। 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और चीफ गेस्ट उर्सुला वॉन डेर व एंटोनियो कोस्टा, तो उन्होंने कर्तव्य पथ पर इनमें से किसकी सवारी की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आए हैं पिछली बार। आंसर क्या होगा? घोड़े से खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी। और ये है बग्घी ऐतिहासिक, जो भारत को टॉस जीतकर मिली थी। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बंटवारा हो रहा था उस समय। तो 77वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो पारंपरिक बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से लेकर कर्तव्य पथ तक ये पूरी सवारी निकली थी। ओके, और इसी में दोनों चीफ गेस्ट मौजूद थे। इससे पहले 2025 और 2024 में भी गणतंत्र दिवस पर ऐतिहासिक बग्घी का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि 2024 से पहले 1984 में बग्घी का प्रयोग हुआ था, बीच में नहीं हुआ था, क्योंकि 84 के बाद फिर गणतंत्र दिवस जो आयोजित हुआ था 84 में, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री यानी उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी हत्या हो गई थी। तो इस बग्घी का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। फिर सिक्योरिटी, मतलब हाई सिक्योरिटी वाली कार ने ले ली थी ये जगह, लेकिन फिर बाद में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। हालांकि बीटिंग रिट्रीट में शुरू में 2014 में शुरू हुआ, बाद में फिर 2024 से इसको जो गणतंत्र दिवस समारोह है, मुख्य आयोजन है, वहाँ तक राष्ट्रपति भवन से और कर्तव्य पथ तक आने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक बग्घी है। आज़ादी के बाद ये बग्घी पाकिस्तान से भारत को टॉस जीत कर मिली थी। ठीक है, इस पर सोने की परत चढ़ी हुई है, घोड़ों से खींची जाने वाली ये छोटी गाड़ी है, मूल रूप से बग्घी है। और ये भारत के जो ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय थे ना, ये उनकी थी। 1947 में आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड, जिन्हें अब राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है, तो उनको मतलब तो उन्होंने क्या किया था ना, 2/1 अनुपात में भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम चीज़ों को बांटा था, यहाँ तक कि बॉडीगार्ड को भी। ठीक है, तो जब वायसराय की बग्घी की बारी आई, तब दोनों देशों ने इस पर अपना दावा ठोक दिया और आखिरकार इसका फैसला हुआ टॉस से। तो राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड रेजिमेंट के जो पहले कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तानी सेना के साहबजादा याकूब खान, तो दोनों के बीच में बग्घी को लेकर टॉस हुआ था और इस टॉस में भारत ने जीत हासिल की थी। और तब ये बग्घी जो है ना वो भारत को मिली थी और तब से ये भारत की शान है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो एक लाइक बटन दबाइए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब के बाद वहीं पर ऑल का बटन भी है, बेल का, उसे ज़रूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसका जो PDF है ना वो मैंने दे दिया है, शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप मतलब ये PDF जब आप डाउनलोड करेंगे तो फ्री कंटेंट वाला ऑप्शन है, वहाँ पर आपको डेली का जो PDF है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है, दूसरा ISPCS मेंबरशिप प्लान है। और अभी रिपब्लिक डे का सुपर ऑफर चल रहा है, करीब 50% से ज़्यादा छूट अभी दी जा रही है। बस 1-2 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। मौका अच्छा है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। बहुत ही मामूली से प्राइस में पूरे 1 साल तक आपको कंटेंट मिलेगा, टेस्ट, PDF, वीडियो, ये सब कुछ मिलेगा और पिछले 2 सालों के कंटेंट भी मिलेंगे। तो ज़रूर जाइए शार्प लर्निंग ऐप पर, गूगल प्ले पर आपको मिल जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सैन्य दल ने कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया? इस तरह के प्रश्न आते हैं, पिछली बार भी आए हैं कई एग्जामिनेशंस में।
आंसर क्या होगा? यूरोपीय यूनियन, ईयू। ठीक है, यूरोपीय संघ। तो पहली बार हुआ है जब यूरोपीय यूनियन से जुड़े हुए जो सैन्य टुकड़ी कहिए उसको, तो उन सब ने हिस्सा लिया भारत में। और ये फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पार्टिसिपेट हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो भारत में गणतंत्र दिवस के दौरान जो ईयू की मिलिट्री टुकड़ी ने हिस्सा लिया, वो ऑपरेशन अटलांटा और ऑपरेशन स्पाइड्स, तो उसका झंडा लिए हुए थे। ठीक है, तो उसकी ओर से। और यूरोप के बाहर सैन्य परेड में यूरोपीय संघ की ये पहली उपस्थिति देखने को मिल रही थी। मार्च पास्ट के हिस्से में 2 जिप्सी वाहन पर 4 सैनिक यूरोपीय संघ का जो ध्वज है ना, और उसका जो अभियान है, उसका झंडा लिए हुए चले थे। अब एक सवाल होगा आपके मन में कि क्या यूरोपीय यूनियन के पास अपनी सेना है क्या? नहीं, यूरोपीय यूनियन के पास अपनी कोई अस्थाई और स्वतंत्र आर्मी नहीं है। हाँ, उसके जो तमाम देश हैं उनकी अपनी अपनी सेनाएं हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन के पास कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी है, जिसको CSDP कहते हैं। और इसके तहत पीस कीपिंग मिशन, ट्रेनिंग मिशन, क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन, ऑपरेशन अटलांटा और ऑपरेशन स्पाइट्स, ये 2 हैं। तो ऑपरेशन अटलांटा और ऑपरेशन स्पाइट्स, इसके जो सैनिक थे उन सब ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। अब आप कहेंगे तो कि उसके पास अपनी कोई सेना नहीं है, तो ये कैसे ये सब चल रहा है? तो होता ये है कि जो स्पेशल मिशन है जैसे ऑपरेशन अटलांटा है, तो इसके लिए यूरोपीय संघ के जो तमाम देश हैं वो अपने सैनिक इसके लिए देते हैं। ठीक है, तो ये 2008 में ये ऑपरेशन अटलांटा शुरू हुआ था। और खासतौर पर ये एक प्रमुख समुद्री डकैती विरोधी नौसैनिक अभियान है। ये खासतौर पर सोमालिया के तट पर, हिंद महासागर में जो व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा है, इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसके जहाज़ों की रक्षा करना, मादक जो पदार्थ है, अवैध हथियार की तस्करी है, इन सबको रोकने का काम करता है यूरोपीय यूनियन इसके जरिए। एक और है ऑपरेशन स्पाइट्स, इसका भी झंडा यहाँ पर लहराया गया था भारत में। तो ये जो है ना, रेड सी, अदन की खाड़ी और पश्चिमी हिंद महासागर, वहाँ पर हूती विद्रोहियों के हमले से जो यूरोपीय जो व्यावसायिक जहाज हैं उनकी रक्षा के लिए ये यूरोपीय यूनियन के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, 2024 में शुरू किया गया था। ओके, तो एक महत्वपूर्ण चर्चा आपने जान लिया। तो इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड भी प्रश्न हो सकता है, ऑपरेशन अटलांटा और ऑपरेशन स्पाइट्स, तो दोनों के झंडे यहाँ कर्तव्य पथ पर लहराए गए। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत के लिए प्राइड की बात है। क्वेश्चन यहाँ होगा कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में पहली बार किस हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? दुनिया के सामने भारत ने दिखाया कि भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्या नाम है इसका? नाम याद रखना है आपको। नाम है इसका LRASHM। फुल फॉर्म क्या कहेंगे इसके? लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। और ये फोटोग्राफ आप देख लीजिए और ये न्यूज़ भी देख लीजिए कि भारत ने इस ग्लाइड मिसाइल को, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, उसको दिखाया जनता के, दुनिया के सामने। इसका निर्माण किसने किया है? DRDO ने किया है, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसने। तो इस गणतंत्र दिवस पर पहली बार प्रदर्शित किया गया और ये इस हथियार प्रणाली को भारतीय नौसेना की जो तटीय बैटरी आवश्यकता है उन सबको पूरा करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। LRASHM फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। यह हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और गतिशील, यानी स्टैटिक और मूवेबल जो टारगेट्स हैं उसको भेदने में सक्षम है। ग्लाइड मतलब कि चलने वाला और जंप भी करने वाला, इस तरह से भी चलने वाला है। ठीक है, ये मिसाइल जो है ना स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और बहुत ही हाई सटीकता सेंसर पैकेज के साथ ये मिसाइल है और कम ऊंचाई पर और तेज गति से और बहुत तेजी से गतिशीलता के साथ ये उड़ान भरती है। इसलिए दुश्मन के जो जमीनी और जहाज आधारित जो रडार हैं वो इसको पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, यही तो खासियत है इसकी। इस हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये इसको सेमी बैलिस्टिक मिसाइल भी कहेंगे हम।
और इसकी स्पीड कितनी है, मैक 10 से शुरू होती है और औसतन 5 मैक तक रहती है। मतलब जब उड़ान भरती है तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी होती है, मैंने यहाँ पर भी दिया है, दिखा भी दिया है। 10 से शुरू होती है, मैक 10, औसतन मैक 5 बनी रहती है एवरेज में। तो ये सेमी बैलिस्टिक यानी अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है और ये बहुत तेज गति होती है, इसलिए रडार को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कम ऊंचाई पर उड़ती है और उड़ान के दौरान अपना जो दिशा है ना उसको बदल सकती है, पैंतरेबाजी भी कर सकती है ग्लाइड पे इस तरह से, ताकि अगर इस पर हमला करने के लिए भी कोई आ रहा है तो वो पकड़ ना पाए इसको। ठीक है, तो इसको ना क्रूज, ये जो स्क्रैमजेट इंजन से इसको बनाया गया है। स्क्रैमजेट इंजन भारत ने डेवलप किया था। ठीक है, और अगर हम देखेंगे इसको कि क्या है इसमें, मतलब कुछ चीज़ें रणनीतिक महत्व और बाकी चीज़ें, तो ये एक तो 2 स्टेज वाली है, सॉलिड प्रपल्सन रॉकेट मोटर प्रणाली के साथ इसको कॉन्फ़िगर किया गया है। और फर्स्ट स्टेज समाप्त होने के बाद एक हिस्सा अलग हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेज लक्ष्य को भेदने से पहले वातावरण में ग्लाइड भी करता है। ठीक है, रणनीतिक महत्व, तो इसकी लाभ यही है कि इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। और अभी जो फिलहाल इसकी जो दूरी है, स्पीड तो आपने जान लिया कि मैक 10 है। ठीक है, और एवरेज स्पीड है मैक 5, और कितनी दूरी तक मार कर सकता है, तो 1500 किलोमीटर। ठीक है, 15 मिनट में दूरी तय हो जाएगी 1500 किलोमीटर की। और अभी और डेवलप किया जा रहा है, करीब 3500 किलोमीटर तक की जो हाई मारक क्षमता है, उच्च मारक क्षमता, उसके डेवलपमेंट का काम डीआरडीओ अभी कर रहा है। ठीक है, तो ये संस्करण अभी जो बनाया गया है वो नेवी के लिए बनाया गया है कि जो दुश्मन के जो शिप्स हैं और उन सबको तबाह कर दिया जाए। तो रणनीतिक रूप से ये हिंद महासागर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब सेना और एयरफोर्स, आर्मी और एयरफोर्स, उसके लिए भी अभी इसको डेवलप किया जा रहा है। आगे आने वाले वक्त में हम लोग को पता चलेगा। और इसका परीक्षण भी किया गया था, 16 नवंबर 2024 को ओडिशा के पास जो तट है एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, तो वहीं से इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी कई सारे मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया गणतंत्र दिवस पर। ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर, इन सब का भी प्रदर्शन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं महत्वपूर्ण। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 पर जवानों, मतलब पुरुष जवानों वाली, यहाँ पर पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सिमरन बाला। मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको बताया था और ये न्यूज़ क्लिपिंग भी देख रहे हैं द हिंदू में। 26 साल की हैं ये सिमरन बाला और जम्मू कश्मीर के राजौरी की रहने वाली हैं और ये फोटोग्राफ है इनका। ठीक है, ये उसी दौरान का है जब मार्च पास्ट हो रहा था। तो सीआरपीएफ में ये असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हैं, पहली अधिकारी हैं, महिला अधिकारी जो सीआरपीएफ की पूरी पुरुष मार्चिंग टुकड़ी का इन्होंने नेतृत्व किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं की संयुक्त एक झांकी जो निकाली गई थी, तो उसमें किस ऑपरेशन या अभियान के दौरान तैनात प्रमुख हथियार प्रणाली की प्रतिकृतियां, मतलब उसकी सिंबॉलिक रूप से उसको प्रदर्शित किया गया था? आंसर क्या होगा इसका? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर पूरा दिखाया गया कि किस तरह से सफल रहा है ये। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ देख लीजिए आप, वीडियो भी है। गणतंत्र दिवस परेड समारोह के दौरान तीनों सेनाओं की एक संयुक्त झांकी भी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो तीनों सेनाओं ने अपनी जो दिखाया था पाकिस्तान को, अपना जो साहस, उन सब चीज़ों को, उसमें जो इस्तेमाल किए गए थे मिसाइल और तमाम चीज़ें, उन सब को वहाँ पर दिखाया गया वहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना के किस नवगठित बटालियन ने पहली बार रिपब्लिक डे समारोह उसमें उसके परेड में हिस्सा लिया? आंसर क्या होगा इसका? नवगठित कौन सा है? भैरव। ठीक है, भैरव बटालियन, तो उसने पार्टिसिपेट किया।
भैरव को बनाया गया था अभी हाल ही में, अभी 2-4 महीने पहले की बात ही है। पैदल सेना की इकाई कह सकते हैं। और साथ में इसमें क्या है, इसको हर तरह के जो आधुनिक युद्ध है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है पूरी तरीके से। ठीक है, ताकि जो लेटेस्ट जो अभी जो युद्ध चल रहा है, टेक्नोलॉजी का जो वार चल रहा है, उन सब से ये परिचित हों। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही। और वहाँ पर ये देखिए 2 कुबर वाले जो ऊँट हैं उसका भी प्रदर्शन किया गया था। लद्दाख से आए थे ये, और इसने भी परेड में हिस्सा लिया है। तो ये तो पूरा हो गया गणतंत्र दिवस समारोह का करंट अफेयर्स। अब कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन विश्व सीमा शुल्क संगठन इसकी मतलब स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय संस्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 27 जनवरी को। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो नरसंहार हुआ था, जिसमें लगभग 6 मिलियन 60 लाख यूरोपीय यहूदियों उन सब की हत्या कर दी गई थी, तो उसी की याद में संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस घोषित किया था। तो दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कैसा लगा? पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। ओके, और अभी ऑफर चल रहा है, 1-2 दिन की बात है बस, ऑफर समाप्त हो जाएगा तो प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अभी बहुत ही कम प्राइसेस में ये बैचेज मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के स्पेशली, और हमारे प्रश्न तमाम एग्जामिनेशन में टकराते हैं, ये तमाम बच्चे ही बोलते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से। बाय।